नमस्कार भारत, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में संविधान सभा एवं भारतीय संविधान निर्माण, भारतीय लोकतंत्र की अमर गाथा लेकर आया हूं। भारतवर्ष 1946 एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी, विभाजन की आशंकाओं, सांप्रदायिक दंगों, आर्थिक विषमताओं और टूटती उम्मीदों के बीच खड़ा था। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक सपना जन्म ले रहा था, एक ऐसे भारत का सपना जहां शासन किसी राजा, साम्राज्य या विदेशी ताकत का नहीं, बल्कि जनता की इच्छा का होगा। यह कहानी केवल एक संविधान लिखे जाने की नहीं है, यह कहानी है आधुनिक भारत की आत्मा गढ़े जाने की। भारतीय संविधान केवल कानूनों की किताब नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, भारतीय सभ्यता की चेतना, सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है। और इस महान गाथा के केंद्र में थी संविधान सभा, भारतीय लोकतंत्र की महान आधारशिला। इस कहानी की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने पहली बार यह विचार रखा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट आई। 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग उठाई। उसी वर्ष स्वराज पार्टी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने साफ कर दिया, भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा ही बनाएगी। धीरे धीरे यह मांग स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य बन गई। फिर आया अगस्त प्रस्ताव 1940, जहां ब्रिटिश सरकार ने पहली बार माना कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसने युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन निर्णायक क्षण आया 1946 में, जब कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत हुई। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर भारत आए और आधुनिक भारत की सबसे ऐतिहासिक संस्था की रूपरेखा तैयार हुई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से। 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांतों से चुने जाने थे, जबकि 4 सदस्य मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से। प्रतिनिधित्व का आधार था लगभग 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। लेकिन यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सीमित मताधिकार लागू था। केवल 28.5% लोगों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त था। जुलाई अगस्त 1946 के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य समूहों को 15 सीटें। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। बाद में विभाजन हुआ और संविधान सभा का सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, जिनमें 229 सदस्य भारतीय प्रांतों से और 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। 9 दिसंबर 1946 संसद भवन का केंद्रीय कक्ष इतिहास अपनी नई दिशा लिखने जा रहा था। संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई। कुल 207 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष बने। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव नियुक्त हुए। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक ऐसा प्रस्ताव जिसने आने वाले भारत की आत्मा तय की। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। हम भारत के लोग, ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सदियों पुरानी आकांक्षाओं की आवाज थी। प्रस्तावना ने भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और बंधुत्व की भावना को राष्ट्र जीवन का आधार बनाया गया। संविधान की मूल प्रति को महान विचारक, महान चित्रकार नंदलाल बोस ने सजाया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसे अपने हाथों से लिखा। यह केवल दस्तावेज नहीं था, यह भारत की आत्मा का हस्तलिखित स्वरूप था। लेकिन इतना विशाल संविधान एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे भी समितियों का विशाल दुनिया, संघीय संविधान समिति और संघ शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति की जिम्मेवारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष थे बी. पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का नेतृत्व भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बने जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलई।
प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष बने अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। राज्य संबंधी समिति के नेतृत्व भी जवाहरलाल नेहरू ने किया। इन समितियों ने भारतीय संविधान को केवल व्यापक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक और जीवंत बनाया। फिर आया 29 अगस्त 1947, भारतीय इतिहास का वह दिन जब प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके साथ थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आए और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को समिति में शामिल किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, लेकिन उस मसौदे में प्राण फूंकने का काम किया डॉक्टर अम्बेडकर ने। उन्होंने सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, समानता, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को संविधान के केंद्र में स्थापित किया। उन्होंने चेतावनी दी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। और फिर कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट। संविधान सभा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली। कांग्रेस की बहुमत अवश्य था, लेकिन विचारों की विविधता भी उतनी ही प्रबल थी। यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, एच बी कामत थे, के टी शाह थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अधिकांश निर्णय केवल बहुमत से नहीं बल्कि व्यापक सहमति से लिए गए। यही कंसेंसस बिल्डिंग भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बनी। इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने ठीक ही कहा था, संविधान सभा कांग्रेस भी थी और कांग्रेस भारत भी था। संविधान सभा वास्तव में भारत का लघु रूप थी। इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों और वर्गों का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, विजया लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, दक्षायनी वेलायुधन, बेगम जहां आरा, शाहनवाज, लीला राय, मालती चौधरी और रेणुका राय। संख्या कम थी लेकिन योगदान अमिट था। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने पूरी दुनिया से सीखा लेकिन खुद को भारतीय बनाए रखा। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से मजबूत केंद्र, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा ली गई। कुछ आलोचकों ने इसे उदार का थैला कहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि संविधान सभा ने इन सभी तत्वों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डालकर एक मौलिक और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यह संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए नहीं था, इसका लक्ष्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसलिए इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल किए गए, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, सोशल जस्टिस को केंद्रीय स्थान दिया गया और वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को स्वीकार किया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे प्रथम और सर्वप्रथम एक सामाजिक दस्तावेज कहा। वहीं आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, लेकिन संविधान सभा आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। आलोचकों ने कहा कि यह पूर्णतः प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था नहीं थी, मतदान सीमित अधिकार पर आधारित था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था, कांग्रेस का प्रभुत्व था, महिलाओं, किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व सीमित था। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद संविधान सभा की वैधता पर गंभीर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता शामिल थे और इसने भारतीय जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी। संविधान निर्माण की यात्रा आसान नहीं थी, देश विभाजन की त्रासदी से गुजर रहा था, सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, लाखों शरणार्थी बेघर हो चुके थे, आर्थिक विषमताएं थी, देशी रियासतों के एकीकरण की चुनौती थी। फिर भी संविधान सभा ने लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका और रूल ऑफ लॉ जैसे सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक चली इस यात्रा में संविधान के 12 अधिवेशन हुए और लगभग 165 दिनों तक बैठक चली। कुल 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से लगभग 2,473 पर गंभीर चर्चाएं हुई। फरवरी 1948 में प्रारूप संविधान प्रकाशित किया गया और जनता से सुझाव मांगे गए। संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और फिर आया 26 नवंबर 1949, वो ऐतिहासिक दिन जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में संविधान में
470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। आज भी संविधान सभा की गूंज भारत के लोकतंत्र में सुनाई देती है। जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग और इंटर स्टेट काउंसिल में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाई देता है। सर्वोच्च न्यायालय सबरीमाला, निजता के अधिकार और LGBTQ+ अधिकारों से जुड़े मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रयोग करता है। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। नई संसद भवन में संविधान सभा की विरासत को विशेष स्थान दिया गया है। और अंत में यही सत्य सामने आता है कि संविधान सभा ने केवल एक संविधान नहीं बनाया, उसने आधुनिक भारत की आत्मा गढ़ी। उसने विविधताओं से भरे इस विशाल देश को लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय और संवैधानिकता के सूत्र में बांध दिया। यही कारण है कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान सभा की यह गाथा केवल भारत की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण का अमर प्रेरणा स्रोत है। नमस्कार, जय हिंद।